नमस्कार एवरीवन। पैसे की समझ में आपका स्वागत है। यहाँ हम अपनी पैसे की समझ को बढ़ाकर अपनी और अपने परिवार की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। तो पहले दो वीडियो में जैसे हमने डिस्कस करा म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक्स के बारे में, ये तीसरा और फाइनल वीडियो है जहाँ म्यूचुअल फंड के बारे में मैं कुछ और बताऊंगा आपको। और ये वीडियो जो है ये इसलिए बनाया गया है कि जब भी कोई आपको अप्रोच करता है कि म्यूचुअल फंड ये वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए, तो आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। क्योंकि हम सारी चीजें खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, टीवी फ्रिज कुछ भी खरीदते हैं, तो हम पहले उसकी रिसर्च करते हैं कि वो क्या चीज है, कितना दिन चलेगा, कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या रेपुटेशन है, सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जब हमें कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने आता है, म्यूचुअल फंड, यूलिप, इंश्योरेंस, सर ये ले लीजिए, हम पता नहीं क्यों उसके इन्फ्लुएंस में आके साइन कर देते हैं। और बाद में हमें पता लगता है कई बार कि हमारा इन्वेस्टमेंट खराब था। ये मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स फ्रेंड और जिनके भी मैंने पोर्टफोलियो देखे हैं, लगभग सब लोग इस फेज से गुजर चुके हैं। तो हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि हम कैसे उसको देखें कि हम सही प्रोडक्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं हूँ। मेरा जो पढ़ाई है, मेरे पास फाइनेंस की डिग्री है, डिप्लोमा है, और काफ़ी मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह किए हैं। तो जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और ये वीडियो जो है वो एजुकेशन पर्पस से। तो आते हैं कि क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए म्यूचुअल फंड स्क्रीन करने के लिए कि वो म्यूचुअल फंड कैसा है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है फंड हाउस। फंड हाउस मतलब किस कंपनी ने उसको लॉन्च करा है, जैसे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। तो अब इन सबको देखने के लिए आप कैसे देख सकते हैं, एक वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन साइट करके है। ये साइट मिस्टर धीरेन्द्र कुमार जी हैं जो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी इंटेलिजेंस से ये साइट बनाई है। तो आप अगर इस साइट पे जाएंगे, मेरा कोई इनके साथ एफिलिएशन नहीं है बट मुझे ये साइट अच्छी लगती है, तो आप इसमें अपना अकाउंट खोलिए। ईमेल चाहिए आपका, और इसमें फर्स्ट पेज पे ही आपको मिलेगा फंड स्क्रीनर। तो जब आप फंड स्क्रीनर को प्रेस करेंगे तो आपको ऐसा पेज ओपन होके मिलेगा जहाँ पे वेरियस फैक्टर्स लिखे हैं, फंड हाउस, फंड कैटेगरी, फिल्टर्स, रेटिंग, डायरेक्ट एंड रेगुलर। इस पेज पे आप फंड हाउस को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ सारे फंड हाउसेस के नाम लिखे हुए हैं। तो ये बहुत सारे फंड हाउसेस हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप 15 जो इन्होंने लिखा है मैं उसको क्लिक करता हूँ, तो मैं केवल लार्ज जो फंड हाउसेस हैं उसी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आता है फंड कैटेगरी की किस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कई लोगों को नहीं पता होता है कि उनका पैसा इक्विटी मतलब शेयर्स में लग रहा है, डेब्ट मतलब बॉन्ड में लग रहा है। मैंने कोई डॉक्टर्स के पोर्टफोलियो देखे हैं, उनको सही में नहीं पता है कि वो फंड उन्होंने क्यों बाई करा। तो उनको ये भी नहीं पता है कि वो शेयर में लग रहा है कि वो बॉन्ड्स में लग रहा है, या हाइब्रिड होता है मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इक्विटी एंड डेब्ट का कॉम्बिनेशन। एंड कमोडिटी मतलब गोल्ड एंड सिल्वर। सो जब आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चारों ऑप्शन ओपन होंगे, और यहाँ पे एरो है जिनको आप क्लिक करके नेक्स्ट ओपन कर सकते हैं। तो फंड कैटेगरी सबसे पहले है इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर में लगना। शेयर्स अलग अलग हैं, सेबी ने उनको क्लासिफाई करा लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। लार्ज कैप मतलब टॉप 100 कंपनीज, मिड कैप मतलब 101 to 250, एंड स्मॉल कैप 251 ऑनवर्ड्स। फ्लेक्सी कैप का मतलब है इन तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग स्कीम होती है। इस तरह से अलग अलग थीम्स हैं बेसिकली, उनके हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड होता है। तो आप जब ये कैटेगरी में इक्विटी को क्लिक करेंगे यहाँ एरो पे, तो ये सारे आपके ओपन हो जाएंगे। अगर डेप्ट मतलब जो रिलेटिवली सेफर माने जाते हैं, जिनमें इंटरेस्ट बैंक एफडी के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है बट शेयर के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन सिक्योरिटी शेयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और ये गवर्नमेंट में लगा सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा सकते हैं।
तो आप दूसरा एरो डेप्ट वाले को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। और डेप्ट फंड होते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से, तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के भी होते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के भी होते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन में थोड़ा रिटर्न ज़्यादा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में रिटर्न कम हो सकता है लेकिन सेफ्टी ज़्यादा होती है। तो ये वेरियस परम्यूटेशन कम्बिनेशन है। लेकिन आपको जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो किस कैटेगरी में आता है, ये जानने से आपको क्लियर रहता है कि आपने किस पर्पज से इन्वेस्ट करा है और कब आपको एग्जिट करना है। फिर तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड, जो लोग दोनों का फ्लेवर चाहते हैं कि इक्विटी में भी पैसा रहे, डेप्ट में भी पैसा रहे, तो वो हाइब्रिड फंड ले सकते हैं। उसमें हाइब्रिड में क्या होता है कि आप एग्रेसिव हैं तो आप इक्विटी में ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, बैलेंस का मतलब दोनों बराबर। कंजर्वेटिव में डेप्ट का रेशियो ज़्यादा होता है, इक्विटी का कम होता है। फिर मल्टी एसेट एलोकेशन, अलग अलग डेप्ट में हो सकता है, इक्विटी में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, इस तरह से अलग अलग आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो जब आप हाइब्रिड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगर कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर। अब हमने कैटेगरी देख ली। फंड एंड टाइप, एंड का मतलब होता है ओपन एंड एंड क्लोज एंड। तो ये जो आप अदर क्लिक करेंगे तो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड बेसिकली होता है कि सपोज म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ, उसने बोला कि आपको 3 साल के लिए पैसा रखना है। तो आपने जब पैसा जमा करा उसके 3 साल के पहले आप वहां से पैसा निकाल नहीं सकते। तो दैट इज क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का होता है आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। यूजली क्लोज एंडेड वाले जो होते हैं वो टैक्स बेनिफिट वाले जो होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, और ओपन एंडेड जो है वो अधिकतर म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं। फिर आता है प्लान टाइप, आपका रेगुलर प्लान है कि डायरेक्ट प्लान है। डायरेक्ट प्लान में कमीशन नहीं लगता, रेगुलर प्लान में कमीशन लगता है। फिर मैनेजमेंट टाइप क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है। तो पैसिव बेसिकली यूजली इंडेक्स फंड होते हैं जिसमें पहले से ही फिक्स होता है कि सपोज निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, तो उसमें पहले से फिक्स है कि रिलायंस 7% है, टीसीएस 5% है। तो आपने अगर 100 रुपये लगाए तो 7 रुपीज रिलायंस में इन्वेस्ट होंगे और 5 रुपीज टीसीएस में इन्वेस्ट होंगे, इस तरह डिफरेंट रेशियो में। और वो यूजली क्वार्टरली या 6 मंथली उसको चेंज करते हैं। तो उनको कोई फंड मैनेजर को कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। जबकि एक्टिव वाले में जो फंड मैनेजर है उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा खराब है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना खरीदना है, कितना बेचना है, वो सारे उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो एक्टिव की जो है वो एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होता है। तो फिर वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे जब आप पहला पेज खोलेंगे उसमें स्नैपशॉट आता है, जिसमें आपको एक कॉमन जानकारी एक साथ मिल जाती है। तो ये स्नैपशॉट आप क्लिक करेंगे और इसमें आपका 1 ईयर रिटर्न, साथ में जो रैंक ये डिसाइड करते हैं। फिर रिस्कोमीटर की कितना रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, कैटेगरी कौन सी इक्विटी ले, इक्विटी है और फ्लेक्सी कैप है। फिर वैल्यू रिसर्च की ओपिनियन क्या है, ये पेड प्रोडक्ट है। एक्सपेंस रेशियो कितना है, एज मतलब कब से वो रन कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता है कि कितना खर्चा लग रहा है आपका, उसका जो भी फंड मैनेजर की फीस हो गई और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हो गए, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हो गए, कमीशन हो गया, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। फिर नेट एसेट मतलब कितना बड़ा फंड है, जितना बड़ा फंड है उतना इजीली आप पैसे डाल सकते हो, निकाल सकते हो। दूसरे बड़े फंड होने का मतलब ये भी है शायद कि ज्यादा लोग उसमें विश्वास करते हैं तो ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो एक तरह से वो भी एक सपोर्ट पॉइंट है आपके लिए। फिर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट हम सारे ही लोग एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एसआईपी का रिटर्न देखते हैं। और जब आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे स्नैपशॉट के बाद ये एसआईपी आएगा। इसमें 3 ईयर और 5 ईयर देखना जरूरी है, अगर 10 ईयर है तो और भी अच्छा है। और तीनों में अगर कंसिस्टेंटली वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टॉप 5 टॉप 10 में है, तो वो फंड अच्छा है। एटलीस्ट टॉप 5 में है तो बहुत ही अच्छा है। ये फंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहेंगे, किसी साल
थर्ड पे आ गए, किसी साल फिफ्थ पे आ गए, फिर थर्ड ईयर फर्स्ट पे आ गए, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। फिर एक रिस्कोमीटर होता है जो बताता है कि इतना रिस्क है उसमें। तो यूजली जैसे स्मॉल कैप हैं वो बहुत हाई रिस्क होते हैं, और डेब्ट फंड लो रिस्क होते हैं। एक्सपेंस रेशियो, एज ऑफ म्यूचुअल फंड, एसेट अंडर मैनेजमेंट हम देख चुके हैं अभी पहले। एक्सपेंस रेशियो, एज, नेट एसेट। इसमें एनएफओ में आपका एज नहीं आएगा, क्योंकि एनएफओ नया नया न्यू फंड ऑफर है। तो नेट एसेट मैनेजमेंट करोड़ में लिखा होता है। अब आते हैं, इम्पोर्टेंट है जो चीजें हमें नहीं बताई जाती वो है रिस्क। हमेशा हमें रिटर्न 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 बताया जाता है। तो आपका पैसा मार्केट में लगा, उस पैसे के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर ने कितने रिस्क लिए, उस रिस्क के रिलेशन में कितना आपको प्रॉफिट हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। कि ज्यादा रिस्क लिया और रिटर्न ज्यादा आया, वो हो सकता है आपको एक्सेप्टेबल हो। एक बंदा बोलेगा नहीं, मेरे उस पर ज्यादा रिटर्न मुझे नहीं चाहिए लेकिन रिस्क भी नहीं चाहिए। तो वो आप कैसे जज करोगे, उसके लिए ये कुछ रेशियोज और कुछ फिगर्स होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो बेसिकली बताता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है किससे, उससे कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहा है। जो मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 10 ऊपर और 10 नीचे, मतलब उसका फ्लक्चुएशन 10 पॉइंट्स ऊपर 10 पॉइंट नीचे। कोई 20 पॉइंट्स ऊपर 20 पॉइंट नीचे है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। फिर बीटा होता है कि जो भी आपने इंडेक्स लिया उस इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना मूव करता है। से फॉर एग्जांपल निफ्टी है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो वो निफ्टी 50 को फॉलो करता है। और कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है वो निफ्टी के इक्वलेंट ही चलेगा। जितना निफ्टी अगर 1 रुपये ऊपर जाता है तो इंडेक्स फंड भी 1 रुपये ऊपर जाएगा। अब मान लेते हैं कोई लार्ज कैप फंड है, वो जो है निफ्टी 50 को अपना बेंचमार्क मानता है। और जब निफ्टी 1 रुपये ऊपर जाता है तो लार्ज कैप 1.2 रुपीज ऊपर जाता है, तो इसका मतलब उसका बीटा 1.2 हुआ। सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जब मार्केट नीचे आएगा, निफ्टी 1 रुपये डाउन आएगा, तो आपका पैसा 1.2 रुपीज कम होगा। तो ये होता है बीटा। शार्पे रेशियो होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि रिस्क कितना रिस्क लेने पे कितना रिटर्न जनरेट करा। सॉर्टिनो रेशियो होता है कि निगेटिव रिस्क कितना लिया, कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न किसने दिया। तो आपको ये सब डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि शार्पे रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो और अल्फा, ये तीनों जितने ज्यादा हो उतना बेटर है। अल्फा होता है कि आपके म्यूचुअल फंड ने निफ्टी से कितना ज्यादा रिटर्न दिया। अगर लास्ट ईयर निफ्टी ने 20% रिटर्न दिया और आपके म्यूचुअल फंड ने 29% रिटर्न दिया, तो अल्फा हो गया 9। मतलब निफ्टी से 9% ज्यादा रिटर्न दिया। तो ये अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना बेटर आपका फंड है। तो जब आप रिस्क पे क्लिक करेंगे आपको ये सारा दिख जाएगा। और ये शार्पे, सॉर्टिनो और अल्फा ये ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा माइनस में है। इसका मतलब इस स्कीम ने निफ्टी को भी बीट नहीं करा। एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अगर आप लो तो उसमें जो रिटर्न मिलता है उससे भी कम रिटर्न इसका है। तो ये आप देखिए, ये सारे निगेटिव हैं। पॉजिटिव भी हैं जो मैंने अभी दिखाए नहीं है। बट ऐसा भी होता है कि आपका म्यूचुअल फंड इतना खराब है कि एक सिंपल निफ्टी को भी नहीं बीट कर पा रहा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यूजली 500 रुपये होता है, बट कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे 5000 रुपये से इन्वेस्ट करना होता है। बाद में आप SIP 1000 रुपीज कर सकते हैं। फंड मैनेजर, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो मैन बिहाइंड मशीन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो फंड मैनेजर जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो ये देखना है कि फंड मैनेजर कौन है और कितने सालों से वो उस फंड में, अभी 1-2 साल से या 4-5 साल से या 10-12, जितने ज्यादा सालों से है और जितना अच्छा फंड परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वो फंड मैनेजर अच्छा है, तभी वो फंड परफॉर्म कर रहा है। तो अगर फंड मैनेजर अच्छा है और लंबे समय से उस फंड में, तो वो फंड अच्छा है। जब आप डेब्ट फंड लेते हैं तो उसमें क्रेडिट क्वालिटी देखनी होती है कि कौन से बॉन्ड्स में वो फंड इन्वेस्ट कर रहा है। और AAA अगर क्रेडिट क्वालिटी है तभी अच्छा माना जाता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि डेब्ट फंड में आप सिक्योरिटी के लिए पैसा रख रहे हैं, तो AAA क्रेडिट क्वालिटी होनी चाहिए।
तो जब आप पोर्टफोलियो पे जाएंगे तो डेप्ट फंड में इसमें आपको यहाँ क्रेडिट क्वालिटी मिलेगी और यहाँ यील्ड टू मैच्योरिटी मिलेगा। एवरेज मैच्योरिटी इतने साल है, यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब कितने परसेंट आपको रिटर्न मिलेगा वो यहाँ पर है। तो बेसिकली यील्ड टू मैच्योरिटी 7.42 है, मतलब 7.42% आपको रिटर्न मिलेगा। अब बहुत सारी साइट्स हैं जो रेटिंग देती हैं अपनी, तो आप वो रेटिंग भी देख सकते हो, उससे आपको एक आइडिया लग सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोफेशनल है, उन्होंने मेहनत करके कुछ रेटिंग दे रखी है। तो मैं वैल्यू रिसर्च एंड मॉर्निंग स्टार फॉलो करता हूँ, और भी बहुत सारी साइट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि कौन सा फंड हमें बाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं या चलते फिरते पूछ लेते हैं कि शेयर में पैसा लगाऊं। एक्चुअली ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस इज मोर ऑफ पर्सन एंड लेस ऑफ फाइनेंस। हर आदमी के गोल डिफरेंट होंगे, उसका रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट होगा, उसका सोचने का तरीका डिफरेंट होगा, उसका बैकअप डिफरेंट होगा, लाइबिलिटीज डिफरेंट होंगी, एसेट डिफरेंट होंगी, तो वो बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। जैसे डायबिटीज के अगर दो पेशेंट हैं तो आप एक ही दवाई एक ही तरीके से दोनों को नहीं दे सकते। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। 55 ईयर्स ऑफ एज का अगर कोई बंदा है, हस्बैंड वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी अच्छी सैलरी है, उनकी पेंशन है, उनका रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट बना रहेगा, बच्चे अच्छी जगह सेटल होने वाले हैं। दूसरा बंदा है जो सिंगल अर्नर है, प्राइवेट अनस्टेबल जॉब में है, पेंशन कोई नहीं है, बच्चे अभी छोटे हैं। तो अगर मुझे दोनों को सजेस्ट करना है तो दोनों को एक म्यूचुअल फंड नहीं सजेस्ट कर सकता। मुझे ये एनालाइज करना पड़ेगा कि दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो आता है कि 2024 के बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो टर्म है वही बहुत खराब है। आपके लिए सूटेबल टर्म इज बेटर। आपको क्या सूट करता है आपकी जरूरतों के हिसाब से, वो दवाई हो सकती है, वो आपके जॉब हो सकती है, वो आपके म्यूचुअल फंड या कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपको क्या सूट करता है, बेस्ट हो सकता है कोई चीज की दूसरे के लिए बेस्ट है, मेरे लिए बेस्ट नहीं है वो। ठीक है। तो इसलिए एक सिंगल झोला छाप एडवाइस कि सब लोग स्टेरॉइड खा लो, वो ठीक नहीं है। तो मुझसे कोई पूछता है तो मुझे उनका वो चाहिए बैकग्राउंड, उसके बिना मैं एडवाइस नहीं करता। और कभी भी आपको कोई भी म्यूचुअल फंड बेचने आता है, कोई भी आपको यूलिप है, इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको बेचने आता है, पहला आपका जवाब होना चाहिए नहीं। आप यहाँ ब्रोशर रख जाओ, डिटेल रख जाओ, मैं देखूंगा, अगले हफ्ते आपको बताऊंगा। एक हफ्ते में कोई मारा मारी नहीं हो रही है, कोई म्यूचुअल फंड कहीं नहीं जा रहा, कोई इंश्योरेंस कंपनी कहीं नहीं जा रही। वो सिर्फ आपको डराया जाता है कि ये एक हफ्ते में बचा है, ये खत्म हो जाएगा, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप हमेशा टाइम लीजिए। मैंने जो वीडियोस बनाए हैं आप उन पे जा सकते हो, और भी बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। आप मोटा मोटा भी स्कैन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फंड सही है कि नहीं सही है। और फिर आप डिसीजन लें, क्योंकि आप जो पैसा लगाएंगे वो बहुत सालों के लिए लगाएंगे, और लंबे समय में वो लाखों करोड़ों में कन्वर्ट होगा। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमने जो भी अभी तक कस्टमर बिहेवियर है हमारा, वो चीज़ें हम लेते हैं, हमें तुरंत पता लग जाता है। अगर मैं मोबाइल लेकर आऊँ तो मुझे नेक्स्ट डे तक पता लग जाएगा कि मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, मैं जाके उसको वापस कर सकता हूँ। ये क्या, अगर सब्जी लाए, कुछ भी लाए, कपड़ा लाए, टीवी लाए, कुछ भी आप सामान लाते हो, आप उसको चेक कर सकते हो, 2-4 दिन में आपको पता लग जाता है। लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट की प्रॉब्लम ये है कि वो आपको पता लगेगा 10 साल बाद कि वो प्रोडक्ट अच्छा था कि खराब था। तब तक आपका लॉस हो चुका है। और किसी भी म्यूचुअल फंड बेचने वाले की या इंश्योरेंस बेचने वाले की कोई गारंटी नहीं है, ना आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपने साइन करा है, आपने एक्सेप्ट करा है कि आप ये चीज बाई कर रहे हो। तो जब भी आपको कोई प्रोडक्ट पुश किया जाए, आप बैंक में जाते हैं, आप कहीं फाइनेंस वाले में जाते हैं, फोन आता है, कोई घर पे आके बेचता है,
तो आप उनसे बोलिए आप मुझे बता जाओ, डिटेल रख जाओ, मैं सोच के फिर बताऊं। फिर भी अगर आप बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन चाहते हैं तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप इंडेक्स फंड्स बाई कर लें। ये आप अपने आप कर सकते हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप अपना किसी भी म्यूचुअल फंड साइट पे अकाउंट खोलिए, डीमैट अकाउंट खोलिए, और उसमें बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीदिए। जिन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करा और पहली बार शुरू कर रहे हैं, उनको मेरा सजेशन है कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से शुरू करिए। ये क्या करता है, आपकी निफ्टी के जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। फिर निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड होता है। टॉप की लार्ज कैप मैंने बताया, टॉप की 100 कंपनी, नेक्स्ट 150 कंपनीज मिड कैप, तो टोटल 250 कंपनीज जो टॉप की हैं उसमें आपका पैसा लगेगा। मिड कैप 100 के बाद 101 से लेके 250 तक उन कंपनी में पैसा लगेगा। 251 ऑनवर्ड में स्मॉल कैप में पैसा लगेगा। और स्मॉल कैप जो होता है वोलेटाइल होता है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम होता है, तो वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो आप मेजॉरिटी बल्क इसमें ले सकते हो एंड छोटे छोटे अमाउंट इसमें ले सकते हो। तो ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, और मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी एडवाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप लोग समझना चाहते हैं कुछ तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप अपना फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बुक मैंने लिखी है और ये अमेजन पे अवेलेबल है। ये छोटी सी बुक है 68 पेजेस की। ये मेरी फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे हेल्प करें कि मैं दूसरों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे पाऊँ और उनकी लाइफ बेटर बना पाऊँ। थैंक यू। हैव ए गुड डे।